नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो कल रात से यह खबर चल रही है, पहले राइटर्स पे आई, फिर इकोनॉमिक टाइम्स में आई, फिर बाकी सारे अखबारों में भी आई कि भारत के दो जहाजों को इजाजत दे दी है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पास करा के भारत तक लाने के लिए। भारत के 20 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, यह हम जानते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि भारत के अंदर गैस का जो टेंशन है वो कितना बढ़ा हुआ है। सिलेंडर लोगों को मिल नहीं रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं, होटलों में कई जगह खबर आ रही है कि लकड़ी पे खाना बन रहा है। अमेजन पर इंडक्शन की मांग कई गुना बढ़ गई है, इंडक्शन मिल नहीं रहा है। इतनी सारी परेशानियां 10 दिन के वार के अंदर पैदा हो गई थी। उसके बाद हम देख रहे थे कि भारत लगातार ईरान से बातचीत कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया कि पजेश्कियन साहब से उनकी बात हुई है, जयशंकर साहब का ट्वीट आया कि अराक्ची साहब से बात हुई है, और लगातार ये बात हो रही थी। 2 दिन पहले भी ये खबर आई थी कि ईरान ने रास्ता खोल दिया है भारत के लिए, एनडीटीवी वगैरह ने इसको किया था, हमें भी लगा सही होगा, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो फर्जी खबर थी। अब ये जो खबर आई है राइटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स और बाकी सारी जगहों की, मैं ये एक बात बता दूं आपको कि अभी तक भारत सरकार या फिर ईरान सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसका खंडन भी नहीं किया गया है। और लग रहा है कि हमारे जो टैंकर्स हैं वो तो कम से कम आ ही जाएंगे, और उनके आने का मतलब है कि 50-60 लाख सिलेंडर भरे जाने भर की गैस हमारे पास हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये बातचीत हुई क्या, पर्दे के पीछे बातचीत हुई क्या, राजी कैसे हुआ ईरान टैंकर भेजने के लिए। देखिए, आपको याद होगा कि भारत में प्रैक्टिस करके ईरान का एक जहाज जा रहा था जिसको टारपीडो करके अमेरिका ने डुबो दिया था। वो कहानी तो आपको याद होगी। यह भी आपको याद होगा कि ना तो भारत ने कोई बयान दिया था और ना ही इंडियन नेवी उनको बचाने गई थी, रेस्क्यू पर नहीं लगी थी। रेस्क्यू पे कौन गया था? रेस्क्यू पे गया था श्रीलंका। लेकिन उसके बाद एक खबर आई थी, वो भी आपको याद होगी, कि कोच्चि में ईरान के जहाजों को ठिकाना दिया गया था, रुकने दिया गया था, वहां से हटने के लिए नहीं कहा गया था। यह कहा गया कि ईरान ने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे जहाज जो हैं उनको कोच्चि में रुकने दिया जाए, और कोच्चि में रुकने दिया गया। अब पर्दे के पीछे मुझे यह लगता है कि ईरान ने बहुत साफ किया कि आपके यहां प्रैक्टिस के लिए हमारा जो जहाज गया था वो तो गिरा दिया गया, मार दिया गया, टारपीडो कर दिया गया। अब यह बताइए कि हमारे जो 2 जहाज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे कि नहीं लेंगे। और भारत ने उन जहाजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को यस किया है। उन जहाजों पर जो 180 लोग थे उनको सेफली ईरान पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। कहा जा रहा है कि अभी उनको आर्मेनिया सेफली पहुंचा दिया गया है, जहां से वो ईरान चले जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कल आप भारत में जो ईरान के राजदूत हैं उनका बयान देखें, और भारत में जो कल्चरल राजदूत हैं इलाही साहब, डॉक्टर इलाही, उनका बयान देखें, तो भी बहुत साफ समझ में आ रहा है कि गिव एंड टेक हुआ है। यूएन के अंदर जो प्रस्ताव आया था जिसमें अरब मुल्कों के ऊपर ईरान का जो हमला है उसकी मजम्मत की गई थी, उसके बाद मुझे लगता है कि ईरान ने इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया है। खासतौर पर कल जो बयान आया हुआ था ईरान के एम्बेसडर का, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को तैयार हैं, लेकिन इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि इंडिया और इस तरह के जो मुल्क हैं वो मजम्मत करें जो इजराइल और अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया है। अब उसकी मजम्मत तो नहीं हुई, लेकिन मोदी साहब यहां तक तो गए कि जो बच्चे वहां मारे गए, जो निर्दोष नागरिक मारे गए, और सिविलियन जगहों पर जो हमला हो रहा है उसकी उन्होंने मजम्मत की। अब ये देखिए, पूरा खेल बहुत मजेदार है। आप कल का ट्वीट देखिए पजेश्कियन का, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें एक अखबार की फोटो लगाई और कहा कि महीनों इंडिया को बुली किया अमेरिका ने कि रशिया से तेल मत खरीदो, और अब देखिए क्या हालत है कि रशिया का तेल खरीदने की इंडिया को पहले और अब सबको छूट दे दी गई। तो दरअसल ईरान मजे ले रहा है इस ट्वीट के द्वारा कि आपने अमेरिका के ऊपर बहुत भरोसा किया था,
अमेरिका से आप तेल खरीद रहे थे, जबकि अमेरिका से तेल आप डॉलर में खरीदते हैं और ईरान से तेल आप रुपए में खरीदते थे। सब्सिडी भी मिलती थी आपको, ट्रांसपोर्ट कास्ट भी कम पड़ता था, लेकिन 8 गुना ज्यादा ट्रांसपोर्ट कास्ट देकर आप ट्रंप से तेल खरीदने गए और आज देखिए क्या हालत है कि वो तेल आप तक पहुंच नहीं पा रहा। वो तेल आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको हमारी इजाजत चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप गुजर सके। और रशिया से अब सारी दुनिया तेल खरीद रही है। सैंक्शन पूरी तरह से हटा दिया गया। रशिया ने जो भारत को सब्सिडी दी थी वो सब्सिडी हटा ली और अब रशिया से भी आप महंगे कीमत पर तेल खरीद रहे हैं। ये तो हमारी डिप्लोमेसी है और ये हमारी हालत है। उधर वार अपने एक अलग लेवल पर जाता चला जा रहा है। अमेरिका ने हमला किया खार्ग पर। आप जानते हैं खार्ग आइलैंड छोटा सा है, लेकिन ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का 3% तेल जो दुनिया भर में जाता है वो यहां पर प्रोसेस होता है। ऑयल डिपोज है बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो। वहां पर हमला किया ट्रंप ने, हालांकि ऑयल वाले इलाकों में हमला नहीं किया। उसका कहना है कि जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स था, डिफेंस था, उस पर उसने हमला किया और ट्वीट कर दिया कि सब कुछ खत्म हो गया। और यह भी कहा कि अगर ईरान नहीं माना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, तो उसका तेल हम उड़ा देंगे। बदले में क्या हुआ? ईरान ने सऊदी अरबिया के बेस पर, जो अमेरिकन बेस वहां पर है, उस बेस पर हमला करके 4 जहाज बुरी तरह से डैमेज किए। इसके पहले 2 जहाज डैमेज हो चुके हैं इराक में, इरबिल में। यानी 2 दिन के अंदर तकरीबन 600-700 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया अमेरिका को इनके जहाज उड़ाकर। जहां तक खार्ग का मामला है, ईरान ने बहुत क्लियर कहा कि हमारा डिफेंस सिस्टम वहां पे बर्बाद नहीं हुआ है। 1 घंटे के अंदर, इस हमले के 1 घंटे के अंदर एयर डिफेंसेस हमारे फिर से काम करने लगे। इसके पहले आपको याद है ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान की पूरी नेवी उड़ा दी, एयरफोर्स उड़ा दी, मिसाइल सेंटर सारे खत्म कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। और उसके बाद खबर क्या आती है? उसके बाद खबर यह आती है कि ईरान जबरदस्त हमला करता है इजराइल के ऊपर, और वो भी सेंट्रल इजराइल पर हमला करता है, तेल अवीव के सेंटर में हमला करता है और कई सारे उनके अड्डे उड़ा देता है। यानी ट्रंप जो है वो शोर कितना मचा ले, ईरान अभी तक तो बराबरी में चल रहा है। अब बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज हटाने के लिए जापान से नेवी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सुबह के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि ये सब कुछ खास चलने वाला नहीं है। 3000 से ज्यादा नेवल माइंस हैं ईरान के पास। जो जहाजें आएंगी, अगर वो नहीं सुनेंगी तो माइन को एक्टिवेट करके उन जहाजों को बड़े आराम से उड़ा सकता है ईरान। रहा सवाल ईरान में पैर रखने का मतलब है कि बुरा हाल होने वाला है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत गौर से उसको सुनना चाहिए, और यह खबर कोई हवा में नहीं आई है। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा ट्वीट किया है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई बैलिस्टिक मिसाइल चलाई गई है। अब पूरे हालात आप देखिए। साउथ कोरिया से जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो हटा लिया गया और वो हटाकर मिडिल ईस्ट में लाया जा रहा है। जापान के पास जो मरीन लगी हुई थी, उस मरीन को हटाकर मिडिल ईस्ट में लाया जा रहा है। जापान के बारे में आप जानते हैं कि जापान की अपनी सेना नहीं है। जापान के विदेशी मामलों में सुरक्षा का पूरा जिम्मा जो है वो अमेरिका उठाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हार के बाद जापान की सेना को डिसमेंटल कर दिया गया था और जापान की जो सुरक्षा है वो अमेरिकन आर्मी करती है। अब वहां से आपने मरीन्स हटा लिए और नॉर्थ कोरिया के बगल में साउथ कोरिया से आपने एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिया। यह बहुत मुमकिन है, हम जानते हैं कि यह 4 का गैंग है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान। यह बहुत मुमकिन है कि यह मैसेज दिया गया हो नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ज्यादा तमाशा करेंगे तो यह मत समझिए कि यह इलाका खाली पड़ा है। यह मत समझिए कि इस इलाके से आपने डिफेंस हटा लिया तो यहां पर कुछ नहीं होगा। यहां नॉर्थ कोरिया हमला कर सकता है और यहां पर 3-4 बार अंडरलाइन कर लीजिए कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है। वो जापान पर भी अटैक कर सकता है, वो नॉर्थ कोरिया पर भी अटैक कर सकता है और अमेरिका को एक और जगह फंसा सकता है। प्लस एक कहानी आप देखिए, याद कीजिए कि चाइना ने 2027 की डेट तय की थी ताइवान पर कब्जे के लिए, और अब ये लगातार खबरें आ रही हैं कि चाइना के पास सी के अंदर, समंदर के अंदर
चाइनीज नेवी की लगातार हलचल देखी जा रही है। चाइना जानता है कि अमेरिका बुरी तरह से ईरान में फंसा हुआ है, ईरान वहां से आसानी से निकलने नहीं देगा। तो ऐसे में ताइवान पर अगर वो हमला करता है तो बड़ा सवाल उठेगा अमेरिका के सामने कि इजराइल को बचाए कि ताइवान को बचाए। और पहले ही इतने हथियार, इतना एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का तबाह हो चुका है कि अगर ताइवान में वो लड़ने जाएगा तो उसका सारा इकोनॉमी का मामला चौपट होगा। तो उधर चाइना तैयार बैठा है, इधर नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी। वो पूरा फ्रंट खुल रहा है जहां पर अमेरिका और ज्यादा फंस सकता है। यहां कंडीशन यह है कि अब यूक्रेन को देने के लिए ना पैसे हैं ना हथियार हैं। रशिया सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है इस समय, उसका तेल बिक रहा है, महंगे कीमत पर बिक रहा है और वो सबसे ज्यादा तेल बेच रहा है इस समय। जब सबसे ज्यादा तेल वो बेच रहा है और चाइना ने पहले ही ईरान से ढेर सारा तेल लगातार मंगाकर अपने पास भी तेल स्टोर किया हुआ है, तो आप सोचिए अमेरिका की सिचुएशन क्या है। अब रशिया और ज्यादा ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करेगा। इसीलिए जब ट्रंप ने रशियन ऑयल से सैंक्शन हटाया तो यूरोप के नेता बहुत नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे रशिया के पास और ज्यादा पैसा आएगा। इस पैसे का मतलब यह है कि वो और ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करेगा। तो कुल मिलाजुलाकर अगर स्थिति देखिए तो मोसाद के चक्कर में, इजराइल के चक्कर में ट्रंप साहब बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। उनसे कहा गया था कि 2-4 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, आप बस जाकर एकदम जीत गए वाला शोर मचा दीजिएगा, अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे, आपके सपोर्टर भी बम बम रहेंगे और आप भी इतिहास में अमर हो जाएंगे। अब हालत यह है कि इस जंग के चलते उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, रेटिंग लगातार नीचे जा रही है। मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं जिसमें हारने की पूरी संभावना है। जेडी वांस खामोश होकर बैठे हैं क्योंकि अगले चुनाव में राष्ट्रपति बनने की उनकी उम्मीदें लगातार कम होती जा रही हैं। पैसे खर्च हो रहे हैं, अमेरिकन इकोनॉमी पे बड़ी मार पड़ी है। अमेरिका के जो सबसे बड़े मददगार थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज, उनकी इकोनॉमी की अलग लगी पड़ी है, उनकी इकोनॉमी बुरे हाल में जा रही है, ट्रिलियंस खर्च हो रहे हैं। दुबई के बारे में कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट पहले ही 50% के आसपास गिर चुका है और आगे गिरता चला जाएगा। यूएई से लोग पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक किसी तरह से रोक रहे हैं उनको। अब कहा जा रहा है नए नियम बनाए जाएंगे जिनसे लोग पैसा ही नहीं निकाल पाएंगे वहां से, या पैसा निकालेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत सारे वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं अब श्रीलंका की तरफ देख रहे हैं, कोलंबो में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और श्रीलंकन गवर्नमेंट कोलंबो में वैसी ही सुविधा देने के बारे में सोच रही है जैसा दुबई में मिल रहा था। और भी बहुत सारी जगहें होंगी जहां पर इन्वेस्टमेंट मंगाने की कोशिश होगी। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो अमेरिका को सबसे ज्यादा मदद करती थी, उनकी अपनी हालत तबाह है। और अगर अमेरिका गलती से खार्ग में ईरान के तेल वाले अड्डों पर हमला करता है तो ईरान ने क्लियर कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में तेल का कोई अड्डा बचेगा नहीं, सबको तबाह कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो दुनिया की इकोनॉमी का क्या हाल होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि युद्ध से पहले इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी ने भी ईरान को जिस तरह से नाराज किया था, ईरान बड़े प्यार से उसका बदला ले रहा है। मैंने कई बार कहा है कि ईरान भारत को दुश्मन नहीं बनाना चाहेगा, सीधे सीधे दुश्मनी लेना भी नहीं चाहेगा, लेकिन यह भी नहीं भूल पाएगा कि जंग के ठीक पहले आप इजराइल में जाकर कह रहे थे कि भारत इजराइल के साथ है, और आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद, उनकी हत्या के बाद भी आपने उसकी मजम्मत नहीं की थी। इसीलिए अगर 2 टैंकर हमारे आ रहे हैं तो गोदी मीडिया भले इसको मास्टर स्ट्रोक बताए, आप ये बात जानिएगा कि इसकी पूरी कीमत ईरान ने वसूली है और आगे भी वसूलता रहेगा। अभी तक की ये अपडेट्स हैं, आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। टीसीएच और टीसीएन दोनों को देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, मेंबरशिप भी ले सकते हैं, कई बार बता चुका हूं इसलिए आप जानते हैं मेंबर कैसे बनना है। आप हमारी ताकत बनिए, हम आपको लगातार सच बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।